सच कहते हैं असल बात, मोहब्बत पुरानी होकर और भी कीमती लगने लगती है। आज तुम्हारे साथ ऐसे वक्त गुजार के पिछली बातों को याद करके सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम बताओ, तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम बहुत अच्छा लग रहा है। जवेरिया, बात पता है क्या है? कभी कभी ये घर और घरेलू रिश्ते जो होते हैं ना, ये इंसान के लिए एक पिंजरे की मानद हो जाते हैं। वहां पर सांस लेना भी दुश्वार होता है। घर जाने के ख्याल से कोफ्त होने लगती है। ऐसे में चाहता है दिल के कोई मनपसंद साथी हो जिसके साथ खुली फिजा में बैठ कर आप अपने दिल की बात कर सकते हो, जिसके साथ वक्त गुजार कर कम से कम जिंदगी का एहसास तो हो। देखा, मुझे पहले ही पता था तुम मेरे अलावा किसी और लड़की से शादी करके खुश रह ही नहीं सकते। बात ये नहीं है, इल्मा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत मासूम है, लेकिन ये जो मर्द होता है ना बेचारा, ये शादी के बाद कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगता है। माँ और बीवी के झगड़ों के बीच में फंस कर डबल माइंडेड हो जाता है। बाहर की टेंशन्स अलग होती हैं, घर की टेंशन्स अलग, और फिर उस पर जब आप घर पहुंचो तो सुकून के बजाय आपको महाज़े जंग पर खड़ा कर दिया जाता है। कभी कभी सोचता हूँ कि शादी के चक्कर में पड़ा ही ना होता तो अच्छा होता। इस चक्कर में पढ़कर घन चक्कर बन जाऊँ। मुझे बहुत तरस आ रहा है तुम पर। सच पूछो तो मुझे पता था कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। कभी कभी दिल करता है कि ये सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं, जहाँ सिर्फ सुकून हो और कुछ नहीं। तो चलो, मैं तो तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। ऐसे तारीखी वाकया होगा कि महबूबा शादीशुदा मर्द को लेके भाग गई। क्या हुआ? बाबा, ये वर्कर्स की पिछले महीने की सैलरी स्टेटमेंट है। इससे वाकई आपने सिग्नेचर किया है? आपने पास किया है इसे? हाँ, मैंने साइन की। कोई प्रॉब्लम? इसमें ताज्जुब की क्या बात है? बाबा, वकार चाचा को सिर्फ 10 दिन की सैलरी दी जा रही है और आपने स्टेटमेंट को पास भी कर दिया है। दिस इज अनबिलीवेबल। रामेश, 10 दिन उसने जॉब की है तो 10 दिन की सैलरी मिलेगी, यही मुरव्वजा असूल है। मुझे तुम्हारी हैरानी और परेशानी की वजह समझ नहीं आ रही। पिछले महीने वकार 20 दिन एब्सेंट रहा है, उसे पूरे महीने की सैलरी हम कैसे दे सकते हैं जबकि उसके पास कोई एक्स्ट्रा लीव भी नहीं है? बाबा, वकार चाचा बीमार है, हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उनका। 2 बेटियों की शादियां की हैं उन्होंने अभी। आपको तो चाहिए उनको एक्स्ट्रा पैसे देना कि उनकी रही सही तनख्वाह भी काट लें। और ये बात मुझे आपको कहने या बताने की नहीं है, आपको खुद समझनी चाहिए। तुम किस साग को हवा दे रहे हो? कल को फैक्ट्री का हर वर्कर 10 दिन जॉब करेगा और पूरे महीने की सैलरी मांगेगा। न देने पर हड़तालें करेगा, एहतजाज करेगा। बी प्रैक्टिकल रामेश। वकारिल की फैमिली को अपनी जिंदगी में गैर मामूली अहमियत देना छोड़ दो। तुम्हारे इस रवैये की वजह से मैं और तुम्हारी मां बहुत परेशान हैं। इन्हें कंप्लीट इलाज की सख्त ज़रूरत है। आप इन्हें फ़िलहाल ये मेडिसिन दीजिए और ECG लाजमी है। आप कल इन्हें मेरे क्लिनिक में एडमिट करवा दें तो बेहतर होगा। ज़्यादा खतरे की बात तो नहीं है ना डॉक्टर साहब? हार्ट प्रॉब्लम है बीबी, इसे लाइट तो नहीं ले सकते ना, लेकिन जिस कदर इलाज जल्द शुरू हो जाए उतना ही बेहतर होगा। प्रिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। जी डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नहीं कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम आरिफ भाई, अब ये आई हैं साथ में? वालेकुम अस्सलाम, जीती रहे हैं आप। फ़िलहाल तो ये खासार अकेला ही आया है। लगता है अच्छी खासी मोहब्बत है आप लोगों को अपनी अपिया से। है तो सही,
खैर, उनकी तरफ से ये कार्ड कबूल कीजिएगा। ये क्या है? सोबिया की शादी का कार्ड। आने की जहमत कीजिएगा, खुशी होगी हमें। जरूर आएंगे। इस बहाने अपिया से मुलाकात हो जाएगी और शायद अपनी बहन को रुखसत करके आप लोगों को भी इसकी जुदाई का दर्द का एहसास हो जाए। वैसे तो ये दर्द खास दिलों में महसूस होता है क्योंकि मोहब्बत एक नेमत है जो हर किसी को नहीं मिलती। माफ़ कीजिएगा, गलती होगी जो चलाया। खबर नहीं थी कि इस किस्म की गुफ्तगू सुनने को मिलेगी मुझे। लोग तो अपनी बहन के ससुराल वालों की खिदमत करते हैं, आओ भगत करते हैं उनकी। खैर, ये भी रिश्तों की नज़ाकत को समझने वालों का काम है। ससुराल में बहनें अगर खुश बाश और सुखी हों तो ससुराल वालों का खुद ब खुद आओ भगत करने का दिल चाहता। पिछले 10 दिन से बाबा बिस्तर पे लेटे हुए और अपिया को इतनी इजाजत नहीं कि उनकी तीमारदारी कर सके, उनका चेहरा देख सके, जैसे कि अपिया को हमेशा के लिए रुखसत कर दिया हो हमने। और आप उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपकी आओ भगत करूं। तो किसने रोका है उन्हें यहाँ आने से? हमारी भला से हमेशा के लिए आ जाएं। ये बातें किसको सुना रही हैं आप? मैं टके टके के लोगों की बातें नहीं सुनता हूँ। अरे भाई, जबान संभाले अपनी। मैंने कुछ कह दिया तो शिकायत होगी आपको, बल्कि मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती क्योंकि जानती हूँ कि इसका खमियाजा मेरी मासूम बहन को भुगतना पड़ेगा। अपनी बहन की शादी का कार्ड देने आया, ऐसे जैसे हम मरे जा रहे हैं आपकी बहन की शादी में आने के लिए। इस बार तो मैं चला गया हूँ अम्मी जी। अगली बार मैं उस गली में भी गया तो मेरे मुंह पे लानत होगी। ऐसा बोलो। क्यों? बाप की बीमारी की खबर हो जाएगी उसे। अच्छी खासी सोबिया के सारे काम निपटा रही है। अगर भनक भी पड़ गई ना तो मियाँ के सर हो जाएगी और मैं के जाने की जिद करेगी। और वो मिट्टी का माधो मुझसे इजाजत मांगने आ जाएगा। वैसे बड़े मियाँ की तबीयत ज्यादा खराब है। मुझे नहीं पता, मैं अंदर नहीं गया था उनसे मिलने। और वो फिर सरफिरी लड़की आई थी, दरवाजे पे कार्ड लेकर अंदर चली गई। आप क्यों परेशान हो रही हैं ऐसे खुशी के मौके पर? बड़े मियाँ के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन हमारे रंग में भंग जरूर पड़ सकता है। आरिफ, आप बाबा की तरफ गए थे ना आज कार्ड देने के लिए? हाँ, गया था। कैसे थे वहाँ सब? कुछ कह रहे थे, मेरा पूछा था उन्होंने। मुझे कुछ नहीं मालूम, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। आपकी बहन आई थी दरवाजे पे, ना सलाम ना दुआ, कार्ड लेकर अंदर चली गई। वैसे भाभी, आपके घर में मेहमानों से चाय पानी पूछने का रवाज नहीं है क्या? हाँ भाई, शादी से पहले लड़की वाले कुछ और होते हैं और शादी के बाद कुछ और। शादी से पहले ऐसे बिछे चले जाते हैं जैसे जमीन बोस हो जाएंगे, और शादी के बाद आंखें माथे पे रख लेते हैं। काम जो निकल जाता है। अरे भाई, किसका काम निकल गया खाला जान? वैसे किन लड़की वालों को जिक्र खैर हो रहा है? आजकल तो लड़की वाले हम है ना, क्यों आरिफ? सोफिया कहाँ है? मुझे उसने बुलाया था, उसको मेरे साथ पार्लर जाना था ना। वो तैयार हो रही है। अरे वाह, फिर तो एक कप चाय बनती है इल्मा। भाभी, मैं बना देती हूँ। मैं आती हूँ। आप बैठिए, मैं चाय बना कर ला रही हूँ। नहीं, मुझे तो आपको काम करते हुए देखने का दिल चाह रहा है। इसी ससुराल वाले भी किसको तो जालिम होते हैं ना। मैं कुछ समझी नहीं। अरे, अच्छी खासी खूबसूरत लड़की चंद ही महीनों में इतनी फीकी फीकी सी लगने लगती है ना, जैसे किसी ने सेब को जूसर में डाल के उसका जूस निकाल दिया हो। की बातें वैसे कुछ अजीब होती हैं। वैसे मेरी गुफ्तगू बड़ी मायने खेज और गहरी होती है, अगर कोई समझे तो। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, अगर कोई समझना चाहे तो। वैसे शराफत खाला ना बस नाम की शराफत है, इनसे जरा मोहतात रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। किस बात का? आपके मशवरे का। अरे, शौहर को काबू करना, सास और नंद को जूते की नोक पे रखना, इस बारे में अगर मशवरे चाहिए हो ना तो मुझसे लेना, मायूसी नहीं होगी। एक से एक गुर है मेरे पास इन लोगों को काबू करने का। तो फिर आप अब तक गैर शादीशुदा क्यों? बाबा, ये क्या हालत बना ली आपने अपनी?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तू आ गई तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तुमने अपिया को फोन किया? वो आई थी बाबा से मिलने। बाबा ने अपिया को सब कुछ बताने के लिए मना किया है। बस यही कहना है कि सब ठीक है। अपिया अगर फोन भी करती है तो अपनी तबीयत के बारे में नहीं बताते उन्हें। क्यों बाबा, क्यों? क्या शादी के बाद बाप और बेटी का रिश्ता इतना कमजोर पड़ जाता है? क्या एक बाप को अपनी बेटी पर कोई हक नहीं रहता? क्या बाप की तीमारदारी बेटी का फर्ज नहीं रहती? खालू, क्यों आपने इतनी गैरियत बरती? सरबाब भाई गैर होंगे लेकिन हम तो आपके अपने हैं। हमें तो जैसे ही नेहा ने बताया कि डॉक्टर्स ने आपको हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए कहा है, मैं तो फौरन सीमा को लेकर आ गया। नहीं डॉक्टर तो ऐसी कैसे, मैं ठीक हूँ। इस उम्र में छोटे मोटे मसले होते रहते हैं। मैं सोचा बेटियों को तकलीफ नहीं दे रही। बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आज भी आपकी वही सीमा हूँ जिसे आप एक आवाज लगाया करते थे। वो घर के किसी भी कोने से दौड़ी चली आती थी। और अपिया, आपकी इल्मा आज भी वही है जिनका मुस्कुराता चेहरा आप देखकर कहा करते थे, लो मेरी सारी थकन उतर गई। बाबा, आज भी आपका हम पर उतना ही हक है जितना शादी से पहले था। आज भी आप हमें एक आवाज लगाएं और हम कहें, जी बाबा मैं आई। बेटियां अपने अपने घरों में अच्छी लगती हैं। माँ बाप का काम होता है उनके लिए दुआएं करें, जहां भी रहे अच्छी रहे। लेकिन इस बहाने अपिया तो आपसे मिल लेती। कितना दिल तड़प रहा होगा उनका कि वो आपसे बस एक बार मिल ले। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने खोलो दी रुस के ना लंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने खोलो दी रुस के ना लंग माहिया। लट्ठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माहिया, आवो सामने खोलो दी रुस के ना लंग माहिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई तो क्या। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान मैंने एक ट्रक मंगवा लिया है सोफिया का सामान भिजवाने के लिए। हाँ अच्छा है, जितनी जल्दी चला जाए बेहतर है। अपने सामने सबको चढ़वाना, कुछ टूटे ना। जाओ उठवाओ जाकर सारा कुछ। जी। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। तुम कब आई सीमा? कल आई हूँ। आपसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। तो आ जाओ ना मेरे पास। मेरा भी बहुत दिल चाह रहा है तुम लोगों को देखने का। बाबा के लिए भी बहुत उदास हो रही हूँ। तो अपिया, क्या आप नहीं आएंगी यहाँ? मैं कैसे आ सकती हूँ? इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं मुझे, सब कुछ मुझे ही देखना होता है ना। क्या आपको उस घर में जिम्मेदारियां सौंपने के लिए ले जाया गया था? आपके नाजुक कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ डालकर जरबाब भाई भूल गए क्या आपका अपना एक वजूद है, एक हस्ती है। उस हस्ती से जुड़े कुछ लोग हैं, कुछ रिश्ते हैं। आप सरबाब भाई से बिल्कुल शिकायत नहीं करती? पता है सीमा,
हम लड़कियों की ज़िंदगी में अपने शौहरों के लिए जितना बड़ा खाना होता है ना, शौहर बेचारों की ज़िंदगी में इतना बड़ा खाना नहीं होता। उनके लिए अपनी जॉब भी अजीज होती है, अपने घर वाले भी, अपनी सारी मुश्किलात भी। इन सारी कश्मकश में तो जैसे बीवी को भूल ही जाते हैं। भूले हुए लोगों से क्या शिकायत करूं? ध्यान से लेके जाना, फर्नीचर से बचा के यार। शाबाश, इसको फौरन रखवा दो, मैं आ रहा हूँ। बहुत काम कर रहे हो, थक गए होगे, चाय बना दो। एक बात बताओ, तुम इतना डरते किससे? इतनी चालाक अम्मा से या उस अहमक इल्मा से जो मुझे खुलकर देख भी नहीं सकते? ये शादियों का मौसम भी कितना रोमांटिक होता है ना। पता है, तुम्हारे साथ गुजारी तमाम शामें मेरे अंदर जिंदा हो गई। तो मेरी बात सुनो, ये सब आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। सीमा, किसी तरह अपिया को बुला लो, बाबा बहुत याद कर रहे हैं। और तुम देखना, अपिया के आते साथ बाबा की आधी तबीयत वैसे ही सही हो जाएगी। नेहा, मैं अपिया को कैसे बुला सकती हूँ? उनके ससुराल वालों ने तो उनके पैरों में बेड़ियाँ डाल दी हैं। मुझे यकीन नहीं आता कि कोई इस दुनिया में इतना भी संगदिल और इतना बेहिस हो सकता है, इतना जालिम। अपिया के साथ जो कुछ अपिया के साथ कर रही हैं, अगर वही सब कुछ उनकी अपनी बेटी के साथ हो तो उन्हें कैसा लगेगा? अपिया की वजह से बाबा हॉस्पिटल नहीं जा रहे क्योंकि वो नहीं चाहते कि अपिया को इल्म उनकी तबीयत के बारे में। सीमा, कुछ जतन करो, कुछ तो करो। अपिया को मिलवा दो बाबा से, वो ठीक हो जाएंगे। ये शादियों का मौसम भी कितना रोमांटिक होता है ना। पता है, तुम्हारे साथ गुजारी तमाम शामें मेरे अंदर जिंदा हो गई। कपड़े निकाल दिए आपके। ठीक। इल्मा, तुम कुछ नाराज सी लग रही हो। ठीक तरीके से बात भी नहीं कर रही हो। क्या हुआ तुम? शादी के बाद ये पहली बार है जब आपने मेरे एहसास के बारे में बात की है। मुझे अच्छा लगा। आपको किसी का दुख महसूस हो या ना हो, आप उसकी नाराजगी तो महसूस कर सकते हैं। तुम कहना चाह रही हो कि इस घर में आके तुम बहुत दुखी हो। हम सब घर वालों ने तुम्हें मिलकर बहुत परेशान किया हो। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। हर बात अल्फाज से कहना जरूरी नहीं होती। कुछ बातें आपके तर्ज अमल से भी जाहिर हो जाती हैं। पर इल्मा, मैंने तुमसे 4 चीजें उधार क्या मांग ली, तुमने तो मुझे शर्मिंदा ही करना शुरू कर दिया। मैंने आपको कोई भी चीज़ उधार समझ कर नहीं दी थी। ये बात मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ कि हमारी कोई भी चीज़ एक दूसरे से अलहदा नहीं है। कि मुझे अफसोस है कि हमारी सोच एक दूसरे से बहुत अलहदा है। जानती हो इल्मा, असल मामला क्या है? शौहर की सोच अपनी बीवी के पल्लू से बंधी होती है, और जब बीवी अपना पल्लू छाड़कर आगे बढ़ जाती है ना, तो वो सोच एक मेले में खोए हुए बच्चे की तरह भटक जाती है। इस पूरी बात में अपनी गलती तलाश करना। रामेश, जी माँ। माशाल्लाह, चश्मे बद्दूर,
मेरा बेटा कितना स्मार्ट और हैंडसम लग रहा है। जल्दी चलो, बाबा इंतजार कर रहे हैं। और तुम्हें इस रूप में देखने की ख्वाहिश उनके दिल में मुझसे कहीं ज्यादा है। आप चलिए, मैं आता हूँ। हेलो रामेश भाई, पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे लगता है उन्हें हार्ट अटैक आया है। फौरन हॉस्पिटल जाना होगा। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दी है और आपको भी इन्फॉर्म कर रही हूँ। ओह गॉड, सीमा, तुम उनको फौरन एम्बुलेंस में लेके हॉस्पिटल पहुंचो। मैं ठीक 10 से 15 मिनट में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूँ। और प्लीज़ मुझसे फ़ोन पे कांटेक्ट में रहना, ठीक है? हेलो, हाँ सीमा, कैसी हो? क्या? ओहो, रामेश मेरी बात सुनो, ये वक्त वहां जाने का नहीं है। वकार के पास मैं किसी को भिजवा देता हूँ, लेकिन जरा ये सोचो, तकरीब में सब लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। बाबा, मेरे लिए कोई तकरीब किसी की जिंदगी से बढ़कर नहीं है, जबकि वो शख्स हमारे लिए इतना अहम, इतना अपना हो। आई एम सॉरी। रामेश, अरे रामेश, बात तो सुनो। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां किसी को भिजवा देंगे और फिर तकरीब के बाद हम सब चलेंगे वहां। हेलो, क्या? क्या कह रहे हो ज़रबाब? देख ही रहे हो, अभी सोबिया का निकाह होना, रुखसती बाकी है। इल्मा कैसे जा सकती है? लेकिन अम्मी आप ही बताइए ना, मैं क्या करूं? बार बार वहां से फोन आ रहे हैं, वो इल्मा को वहां बुला रहे हैं। वहां खुदा न खास्ता कभी भी कुछ भी हो सकता है। सीमा का फोन आ रहा है। मैं फोन नहीं उठाओगे तुम। लेकिन अम्मी, जब तक सोबिया का निकाह नहीं हो जाता तुम फोन नहीं उठाओगे और ना ही इल्मा से कुछ कहोगे, समझे? ज़रबाब, क्या बात है? सब ठीक है ना? हाँ वो बस वो सब कुछ ठीक है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम जरूरी बात कर रहे हैं, तुम जाओ मेहमानों को देखो। वो लोग निकाह के लिए कह रहे हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बुलाने आई हूँ। हाँ, बाकी बातें बाद में हो जाएंगी। अभी निकाह साथ खैरियत की हो जाए, वो जरूरी है। चलो इल्मा। जब तक निकाह और रुखसती नहीं हो जाती अपना फोन बंद कर दो, ऑफ करो इसे। आपने एम्बुलेंस के लिए कॉल की थी? हाँ, कॉल की थी, इमरजेंसी थी, लेकिन अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। तो फिर मैं जाऊँ सर? हाँ, आप जा सकते हैं, मेहरबानी। पता नहीं कब अक्ल आएगी इस लड़के को। हर काम जज्बात में आके करता है। वहां मंगनी के फंक्शन में दुल्हन का इंतजार हो रहा है और यहाँ दूल्हा गायब हो गया। ये भी नहीं पता कि कब वापस आएगा। मेरा ख्याल है कि वो मल के पेरेंट्स से हमें माजरत कर लेनी चाहिए। तुम निसार को फोन करो और उसे बता दो कि फैमिली में डेथ हो जाने की वजह से पार्टी पोस्टपोन कर रहे हैं। कैसी बातें कर रही है मुजफ्फर?
लड़की वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं कर सकती ये फ़ोन। अभी थोड़ी देर पहले सुंबुल का फ़ोन आया कि मैं पार्लर से तैयार होकर आ चुकी हूँ। क्या गुजरेगी उसके दिल पर? इसके अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? कोई चारा है हमारे पास? मुझे बातों में मत उलझाओ। ये पकड़ो, फोन करो उसे। अगर देर हो गई तो मेहमान और आ जाएंगे, सिचुएशन और ऑकवर्ड हो जाएगी। हेलो, क्या बात है? इतनी रौनक, इतने हंगामे छोड़ के तुम यहाँ अकेली उदास क्यों बैठी हो? दिल वहां भी तन्हा था और यहाँ भी तन्हा है। रौनक और हंगामे अगर दिल को छूकर ना गुजरे ना, कुछ देर अकेला बैठना अच्छा लगता है। मैं जानता था तुम उदास होगी। आज तो मैं भी बहुत उदास हूँ। तुम्हें कोई दिलासा, कोई तसल्ली नहीं दे सकूंगा। आप क्यों उदास हैं? अगर आप उदास हो जाएंगे तो मेरे आंसू कौन पोंछेगा? कभी कभी आंसू पोछे नहीं, साथ बहाए जाते हैं। ना, चलो आज साथ बैठ के रो लेते हैं। शायद हम दोनों के दिल का बोझ हल्का हो जाए। अभी आप रो क्यों रही हैं? बस वैसे ही दिल भर आया था। दिल हल्का करने के बजाय मेहमानों का बोझ हल्का करे तो अच्छा होगा। मैं खाना लगवा रहा हूँ, आके मेहमान ख़वातीन को देख लें। वो जरबाब भाई और इल्मा आप ही को इत्तला कर दी है? नहीं, वहाँ कोई कॉल रिसीव नहीं कर रहा। ओह ठीक है, मैं खुद कॉल ट्राई करता हूँ। मैंने अम्मी को कॉल कर दी है, वो रास्ते में है, बस आधे एक घंटे में आती होंगी। मैं जब तक मोहल्ले वालों को इत्तला करता हूँ। पापा मुझे अकेला छोड़ के चले गए। क्यों चले गए पापा? मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ पापा। क्यों चले गए पापा? सबर करो। कैसे सबर करूँ सीमा? मुझसे नहीं होता। मैं कैसे सबर करूँ? कोई मेरी अपिया को बुला दो सीमा। सीमा अपिया को बुला दो। अपिया को बुला दो। सीमा, सीमा अपिया को बुलाओ।
देखो साजिद, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है, लेकिन इस वक्त सारे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं, तो मौके की नज़ाकत को समझने की कोशिश करो। मैं इल्मा को ये खबर अभी नहीं दे सकता। एक बार सोबिया की रुखसती हो जाए उसके बाद इल्मा को बता दूँ, प्लीज़ यार। लेकिन सरबाब भाई, इल्मा आपी को इस सानिया का इल्म होना और उनका यहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उनके वालिद की जज्दे खाकी उनसे आखिरी मुलाकात की मुंतज़िर हो और इल्मा आपी को इस वाक़े का इल्म ही ना हो और वो शादी के हंगामों में मसरूफ़ रहें? मत रो सीमा, तुम्हारे आंसू वकार चाचा की रूह को बहुत तकलीफ देंगे। खुदा का वास्ता मत रो। रामेश भाई अभी तक नहीं आई। पता नहीं उन लोगों ने अब ये खबर दी भी है कि नहीं। मैं लेकर आता। हाँ, मैं लेकर आता हूँ इल्मा को। का फोन तो छुपा दिया है ना? मैंने उसका फ़ोन ऑफ कर दिया है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि हमें इल्मा को सारी बात बता देनी चाहिए, इससे पहले कि पानी सर पे से गुजर जाए। बहुत गलत हो जाएगा अम्मी। पागल हो गए तुम क्या? रुखसती में थोड़ी सी देर रह गई, फिर बता देना। अरे मरे हुए को जिंदा तो नहीं कर सकते ना, जो होना था वो हो चुका। अच्छा जी, वही हुआ जिसका डर था। रामेश इल्मा को लेने के लिए आ गए। रामेश साहब, इल्मा चलो, मैं तुम्हें लेने आया। मुझे लेने आए? मैंने कहा जाना है? रामेश साहब एक मिनट प्लीज मेरी बात सुनिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज आइए। खुदगर्जी, बेहसी और जुल्म की हद होती है सरबा। उसका बाप उसका इंतजार करते करते मर गया और तुम लोगों को अपनी खुशियां मनाने की फिक्र है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसा पढ़ा लिखा इंसान इंसानियत के म्यार से इतना भी गिर सकता है। रामेश साहब, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। यकीन कीजिए इस पूरी सूरत हाल में मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था। बेख्तियार इंसानों को दूसरों की जिंदगी का इख्तियार लेने से पहले सोच लेना चाहिए। अगर इतनी बेख्तियार थे तो एक मासूम लड़की की जिंदगी को खराब करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें तो शादी करनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कि तुम ये जिम्मेदारी उठाने के काबिल ही नहीं थे। सरबाब, क्या हुआ है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मुझे बताएंगे। इल्मा, रामेश साहब तुम्हें लेने के लिए आए। तुम्हें इनके साथ जाना होगा।
बाबा देखिए देखिए ना, आपकी इल्मा आई है। बाबा आंखें खोले। बाबा आपकी इल्मा आपसे मिलने आई है। एक बार तो मेरी तरफ देखें, एक बार तो मुस्कुरा के देखे ना बाबा। बाबा क्यों किया था मुझे खुद से इतना दूर? वो कौन सी खुशी थी जिसे हासिल करने के लिए मैंने खुद को खो दिया? मैंने अपने बाबा को खो दिया। मैंने तो ऐसी कोई खुशी हासिल नहीं की थी। क्यों मुझे अपने बाबा का चेहरा देखने के लिए महरूम कर दिया? बाबा प्लीज उठ जाए। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे से। बाबा मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। बाबा मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। एक दफा मुझे देख ले, एक दफा मेरी तरफ देख ले बाबा। बाबा एक बार देख ले मेरी तरफ। हम कैसे रहेंगे आपके बगैर? कुछ तो बोले बाबा। नहीं जाऊंगी कहीं।